नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास, सांस्कृतिक विरासत जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की अधिक हस्तांतरित करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न दिव्यांगजनों और विद्यजनों को 7,400 से अधिक सहायक उपकरण भी वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री ने काशी संसद प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण पोर्टल का भी उद्घाटन किया, जिनमें स्केचिंग प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, खेलकूद का कंपटीशन, ज्ञान प्रतियोगिता और रोजगार मेला शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का मौका हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रौद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के जीवन में बदलाव के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, खेती पर होने वाला खर्च कम करने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है। हम बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा है उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास हो गया है। दुश्मन के घर में घुसकर उसका खात्मा करने की हिम्मत ये नया भारत रखता है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री की वैश्विक लोकप्रियता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जापान के दौरे पर। उन्होंने टोक्यो में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के फ्लीट हेडक्वार्टर और समुद्री संचालन केंद्र का दौरा किया। ये जापान के समुद्री क्षेत्र से संबंधित सभी जानकारियों का अध्ययन करने वाला केंद्र है। उच्च सदन राज्यसभा में बीजेपी में एक बार फिर से 100 के आंकड़े के पार वो पहुंची। हाल ही में मनोनीत हुए 3 राज्यसभा सांसदों के भाजपा से जुड़ने के बाद ये आंकड़ा 102 पहुंच गया। केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच कल भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुआ मार्ग फिर से चालू हुआ। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल मार्ग बाधित हो गया था। स्वतंत्रता दिवस 2025 की संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु के महर्षि विद्या मंदिर तिरुवन्नामलाई की छात्रा अमितेश्वरी को निमंत्रण भेजा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय डाक द्वारा ये निमंत्रण भेजा गया। हेती में शांति स्थापना के लिए सीआईएसएफ ने साल 2008 से 2019 तक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन और हेती में न्याय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत विशिष्ट सेवा प्रदान की है। सीआईएसएफ को गठित पुलिस इकाइयां एफयू के एक भाग के रूप में तैनात किया गया। इस दौरान सीआईएसएफ ने भीड़ नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र की संपत्तियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर स्थापना दिवस और शहरी विकास वर्ष 2025 के समारोह में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुल्तानपुरी डीडीए फ्लैट्स का निरीक्षण किया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भाजपा सरकार ये चाहती है कि हर झुग्गी वासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। कल देर शाम देवसर के अखल वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई। ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर किया जारी, जिससे उनके देश छोड़ने पर रोक लग गई। बिजनेसमैन अनिल अंबानी को ईडी ने 5 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा। ये कार्रवाई 17,000 करोड़ से अधिक कथित लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। एनआईए ने 2024 के जुरीबाम हत्याकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान असम के दिलखोश गुरांट कछार के मोइनथोल गांव के लाल रोसंग हमार उर्फ रोसांग के रूप में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन कर पिंगली वेंकैया जी ने करोड़ों भारतवासियों को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत किया है। सत्ता में आने के बाद से लेकर लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अब लॉटरी संचालन करने का फैसला किया। प्रदेश सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में मदद मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक ऐतिहासिक खोज हुई, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के 4,500 साल पुराने अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है। ये खोज राडिया रिडेरी नामक स्थान पर की गई। इस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के लगभग 4,500 साल पुराने अवशेष मिले। ये अवशेष राजस्थान के थार में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की ओर इशारा करते हैं। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में कल से 3 अगस्त तक मेघालय पाइनएप्पल महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय महोत्सव मेघालय के किसानों द्वारा उगाए गए बेहतरीन अनानास की खुशबू और स्वाद का उत्सव है। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता एक बार फिर केंद्र में रही, जिसमें देश की कई भाषाओं की जीवंत और विविधतापूर्ण कहानियों को राष्ट्रीय सम्मान मिला। शाहरुख खान ने फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और रानी मुखर्जी ने फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में शहर के यातायात प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, डीजी ट्रैफिक, पुलिस आयुक्त सहित प्रमुख अधिकारी मौजूद। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले मुंबई में गणपति प्रतिमाओं की तैयारियां जोरों पर। मूर्तिकार मुंबई में गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुरुग्राम में वन महोत्सव 2025 के तहत आयोजित मातृ वन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ गया और खतरे के निशान तक पहुंचा। नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रयागराज में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जगह जगह पानी भरने से वाहनों की रफ्तार थम गई। असम के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर कई हिस्सों में जल भराव ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया।
उधर बिहार के कई हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी। पटना में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। गर्दनी बाग, कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में जल जमाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडोह बांध के पास चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बने चक्रवात के चलते मानसून सक्रिय रहा। इसी के चलते राज्य के कुछ जिलों में आगामी 6 तारीख तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रविवार तक दक्षिण बंगाल के जिलों में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, पुरुलिया और बांकुरा में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। सेना का मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान जारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर, ग्वालियर से संचालित एक बाढ़ राहत और सहायता की संभावित आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए ईसागढ़ और सिहोरा क्षेत्रों का सक्रिय रूप से सर्वेक्षण किया जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर में सेना की एक टुकड़ी स्थिति बिगड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार। अब तक 105 नागरिकों को बचाया गया और 300 से ज्यादा लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हादसे में रामनगर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हरिंदर सिंह और उनके बेटे की मौत हुई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी भूस्खलन की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये त्रासदी हृदय विदारक है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप कैटेगरी में रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या करीब 2 लाख पहुंच गई। कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2024-25 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.6% रहने का अनुमान, जिसकी वजह से भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों को कृषि क्षेत्र में सहायता देती है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र में कहा, वैश्विक स्तर पर समुद्री ताकत के रूप में उभरने के लिए जहाज निर्माण उद्योग पर सरकार फोकस कर रही है। भारतीय सेना ने 2 मोर्चों पर संभावित युद्ध की चुनौती को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 212 अत्याधुनिक 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर्स की खरीद की है। ये ट्रेलर हाइड्रोलिक, न्यूमैटिक, लोडिंग रैंप और स्टीयरेबल और लिफ्टेबल एक्सल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं, जो T90 और T72 जैसे भारी टैंकों को कठिन इलाकों में भी तेजी और सुरक्षा के साथ पहुंचाने में सक्षम होंगे। सस्ता हुआ सोना चांदी। शुक्रवार को सोने की कीमत में 400 रुपये की गिरावट हुई, जिसकी वजह से सोना 97,620 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमत में 2500 रुपये की गिरावट देखी गई। चांदी 1,09,500 रुपये प्रति किलोग्राम रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार GST संग्रह जुलाई में बढ़कर 1.96 लाख करोड़ के पार, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में इसकी तुलना में 7.5% ज्यादा है। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 6 अगस्त को होने वाली MPC की बैठक में रेपो रेट को अपरिवर्तित रख सकता है RBI। कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गोरीटा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, भारत का कपड़ा और पश्चिम
परिधान का कुल निर्यात 2024-25 में 35.87 अरब डॉलर से बढ़कर 37.75 अरब डॉलर के पार गया। घरेलू निवेशक बैंक एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों की संख्या 2030 तक 1700 से बढ़कर 2200 से अधिक होने की उम्मीद। इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि देश भर में अब कुल 29,277 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं और कर्नाटक में 6,097 ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ ये राज्य सबसे आगे है। भारतीय चीनी और बायोडायवर्सिटी निर्माता संघ की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 सीजन में भारत का चीनी उत्पादन 18% बढ़कर 34 मिलियन टन होने की उम्मीद है। नाबार्ड के एक सर्वे के अनुसार 76.6% से अधिक ग्रामीण परिवारों ने खपत में वृद्धि दर्ज की, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेज गति का संकेत है। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार केवल एक महीने में लगभग 6.6 लाख नए प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोले गए और 3 जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 22 लाख से अधिक नए नामांकन जारी किए गए। जानकारी के मुताबिक त्योहारों के दौरान विज्ञापन पर होने वाले खर्च में पिछले साल के मुकाबले 8 से 20% वृद्धि होने के आसार। देश में जुलाई 2025 के दौरान बिजली की खपत सालाना आधार पर केवल 2.6% से बढ़कर 153.63 अरब यूनिट रही। बिजली की मांग में ये मामूली वृद्धि मुख्य रूप से भारी बारिश और उसके चलते कूलिंग उपकरणों के कम उपयोग का परिणाम है। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार नए ऑर्डर और प्रोडक्शन में मजबूत वृद्धि की वजह से HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI जुलाई में बढ़कर 59.1%, जो जून में 58.4% था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि अब तक स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं से प्रतिवर्ष 24 अरब से अधिक चिप का होगा उत्पादन। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं पर भी काम जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का लिया फैसला। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर कहा, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के अत्यधिक भड़काऊ बयानों के आधार पर मैंने ये आदेश दिया। पिछले दिनों रूस ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के गैर जिम्मेदाराना हमलों की कड़ी निंदा की। रूस ने हमले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य की ओर से किया गया अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान को कई देश परमाणु हथियार दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार भूल जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो की आयुक्त एरिका एल को बर्खास्त करने का दिया आदेश, क्योंकि पिछले महीने रोजगार वृद्धि के आंकड़े उम्मीद से रहे कम। ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि उनकी जगह किसी और अधिक सक्षम और योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। वहीं अमेरिका पर बिना सबूत के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पोवेल से इस्तीफा देने की अपनी मांग दोहराई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि पोवेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि पोवेल इस पद के लिए सही नहीं। यह हमला फेडरल रिजर्व द्वारा लगातार 5वीं बार ब्याज दरों को स्थिर रखने के बाद किया गया। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने संसद में राष्ट्रपति पद की अवधि की सीमा को खत्म कर दिया। एक संवैधानिक संशोधन के जरिए राष्ट्रपति के कार्यकाल को भी 5 से बढ़ाकर 6 साल तक कर दिया गया। राष्ट्रपति नायब बुकेले की पार्टी द्वारा नियंत्रित संसद में 60 में से 57 सांसदों ने संशोधन के पक्ष में वोट किया। राष्ट्रपति बुकेले पिछले साल 85% से अधिक मतों के साथ दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजरायल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 60,332 हुई, जबकि 1,47,643 घायल हुए। बयान के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में 83 लोगों की जान गई, 554 घायल। वहीं अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने युद्धग्रस्त गाजा का दौरा किया और गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित एक सहायता वितरण केंद्र का निरीक्षण भी। इजरायल ने यूएई की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए चेतावनी और तेज कर दी। इजरायल का कहना है कि खाड़ी देशों में इजरायली नागरिकों पर आतंकी संगठनों के हमलों का खतरा बढ़ गया।
इजराइल संयुक्त अरब अमीरात से अपने अधिकांश राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहत कर्मियों ने गाजा में 10,000 से अधिक भूखे परिवारों को नकदी प्रदान की, जिनके पास खर्च करने के लिए बाजार में बहुत कम भोजन उपलब्ध है। मोंटाना के एनाकोंडा स्थित द आउल बार में एक बंदूकधारी ने गोलीबारी कर 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की। मामले में पुलिस ने संदिग्ध की पहचान 45 वर्षीय माइकल पॉल ब्राउन के रूप में की है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 3 अगस्त को तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। लैंडलॉक्ड विकासशील देशों पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नेपाली प्रतिनिधिमंडल की करेंगे अगुवाई। रूस के कुरिल द्वीप में 3 दिनों के भीतर तीसरी बार तेज भूकंप। इसी के साथ अफगानिस्तान में भी आया भूकंप। इन दोनों जगहों पर जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। ट्रंप प्रशासन कुशल विदेशी श्रमिकों को H-1B वीजा प्रणाली सुधार के लिए बड़े कदम उठाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक H-1B उम्मीदवारों का चयन कौशल, अनुभव स्तर और वेतन के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिडे महिला विश्व कप की विजेता दिव्या देशमुख को सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर विश्व कप की उप विजेता कुनेरू हम्पी भी वर्चुअली जुड़ी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर नहीं, ड्रीम मास्टर हैं और इनकी कामयाबी भी देश में कई बच्चों को सपना देखने को लेकर प्रोत्साहित और प्रेरणा देती है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। क्या आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये लोन एप्स देख रहे हैं? यहाँ फेक लोन ऐप से रहे सावधान। कैसे बचे इन फेक लोन ऐप से और कैसे पहचाने इन्हें? जो नकली ऐप्स या फ्रॉड हम बोलते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं। ये लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके फेक या बॉट रेटिंग करवा देती हैं, जिससे उनकी रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। ऐड आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि ये तो भाई बहुत अच्छी कंपनी है। थंब रूल है कि मुझे किसी भी ऐप स्टोर्स के अलावा कहीं से ना लो। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। फिडे महिला विश्व कप की विजेता दिव्या देशमुख ने कहा कि इस प्रतियोगिता से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैच की टेस्ट सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। ओवल टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 75 रन बनाए। टीम की बढ़त 52 रन की देखी गई है। ओवल टेस्ट में यशस्वी जायसवाल 51 और आकाशदीप 4 रन बनाकर नाबाद। शनिवार को दोपहर 3:30 बजे से तीसरे दिन का खेल शुरू। भारत इंग्लैंड के बीच जारी अंतिम टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाए। टीम को भारत की पहली पारी के स्कोर में 224 रन के आधार पर 23 रन की बढ़त मिली। ओवल टेस्ट की पहली पारी इंग्लैंड से जैक क्रॉली ने 64 और हैरी ब्रूक ने 53 रन की पारी खेली। भारत से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को 4-4 विकेट मिले। अंडर 17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में एक बार फिर भारतीय महिला पहलवानों ने विश्व मंच पर अपना दबदबा दिखाया। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। रचना ने 43 किलोग्राम भार वर्ग, अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय महिला पहलवान मोनी ने 57 किलोग्राम भार वर्ग, काजल ने 73 किलोग्राम, यशिता ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। मकाओ ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन हार गए। सेमीफाइनल में सेन को इंडोनेशिया के अलवी फरहान से 21-16, 21-19 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। मकाओ ओपन के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने चीन के जुआन चेनझू को हराकर पुरुष सिंगल वर्ग में सेमीफाइनल में बनाई जगह। BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट मकाओ ओपन में थारून मन्नेपल्ली का शानदार सफर शनिवार को पुरुष एकल सेमीफाइनल में हार के साथ हुआ खत्म। भारतीय शीर्ष युगल जोड़ी सात्विक साईराज, वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मकाओ ओपन टूर्नामेंट से बाहर। सात्विक और चिराग की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी चूंग होनजियान और हाइकल मोहम्मद ने हराया। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ ने 15 से 27 सितंबर तक श्रीलंका के कोलंबो में होने वाले अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप के कार्यक्रम की घोषणा की है।
अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप के 10वें संस्करण में 7 देशों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होंगे। ग्रुप ए में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका को रखा गया, जबकि ग्रुप बी में भारत, पाकिस्तान, मालदीव और भूटान शामिल हैं। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।